हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप स्वागत करता हूं सिलेक्शन वे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज से आगाज होने जा रहा है जीरो टू हीरो बैच जीएस सिलेक्शन वे में। जीएस में आप कितने भी जीरो हो, हीरो बनेंगे आप इस बैच के बाद। आगाज जब इस तरीके से होगा, ईमानदारी से एक नया एफर्ट अगर हम लोग करेंगे तो अंजाम भी उसका अच्छा होगा। इंट्रोडक्शन की बात हुई थी फ्राइडे को, और मैंने आपको उस टाइम पर जब कोर्स स्ट्रक्चर बताया था तो आपको यह भी बता दिया था कि मंडे से आप क्लास में एक नए रजिस्टर के साथ मुझे मिलोगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप मुझे बता दो कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं, ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ केशव, लाइव नहीं हुआ क्या? अब लाइव लाइव चलेगी क्या? हाँ हाँ। एक सेकेंड। दोनों से आपने वहां से भी दोनों से स्टार्ट कर दिया? हो गया लाइव सर। नहीं, दोनों जो मल्टीपल आउटपुट है उससे भी करना है। हाँ, मल्टीपल आउटपुट से भी करना है सर। तो स्टार्ट ऑल या फिर लाइव क्लास स्टार्ट? क्लास वाले पे। ओके ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जीएस का जीरो टू हीरो बैच में आगाज आज हम लोग करने जा रहे हैं। फ्राइडे को पहली क्लास हो चुकी है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, जहां पर मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से इस बैच में सारी चीजों को हम लोग गो थ्रू करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस की बात हो। अब उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि मंडे को जो पहली क्लास होगी, मतलब पॉलिटी से मैं इस बैच को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज की क्लास में पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ईमानदारी के साथ हम अपने एफर्ट देंगे। ईमानदारी के साथ मुझे आपके 3 महीने चाहिए और पहली क्लास से ही आप अपना एक नया रजिस्टर बना के बैठोगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपके पास एक नया रजिस्टर होगा जिसमें आप क्लास में साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलोगे, ताकि जब ये बैच खत्म हो तो आपके नोट्स अपने आप बन के तैयार हो चुके हों। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी, पीडीएफ अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। जैसे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना जब हम खाते हैं तो उसकी संतुष्टि ही अलग होती है, चाहे वो केवल नमक और रोटी ही क्यों ना हो। हालांकि जब आप अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स से पढ़ोगे तो उसकी खास बात यह होती है कि एग्जाम से जस्ट पहले जो रिवीजन आप पीडीएफ को पढ़ के 10 मिनट में कर पाते हो, अपने नोट्स से केवल 3 मिनट में कर पाओगे। इतनी तेज हम पढ़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने खुद लिखा हुआ है उन्हें। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें उसे याद नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद हमें याद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में पॉलिटी का पहला ही टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरीके से हमारा संविधान बना। हमारे संविधान को बनाने के लिए भी बड़े ही जद्दोजहद लगे, बड़ी कई कहानियां निकल के आई उसके आगे पीछे। हालांकि मैं हिस्ट्री के बाद ही पॉलिटी पर स्विच करता हूं, क्योंकि पॉलिटी हमारी स्टार्ट ही यहीं से होती है 1947 में, जब हमें आजादी मिली। तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के बाद पॉलिटी पे मैं हमेशा स्विच करता हूं। लेकिन इस बैच में स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा फीडबैक आया कि सर पॉलिटी से स्टार्ट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। कहानी वही रहेगी, कहानी नहीं बदल जाएगी, लेकिन हमें टाइमलाइन पे जाने की जरूरत है संविधान किस तरीके से बना उसे समझने के लिए। जो हमारा संविधान है दोस्तों, इसकी शुरुआत एक तरीके से हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और इसको बनने में करीब करीब 3 साल लग गए थे, और हमारा संविधान फाइनली जाकर जो एडॉप्ट किया गया था यह 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट किया गया था। इन 3 साल के बीच की कहानी क्या है उसको समझने के लिए हमें और भी पीछे टाइमलाइन में जाना होगा। टाइमलाइन में जाके हम समझ पाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे इक्वेशन बने कि जब हम आजाद भी नहीं हुए हैं उससे पहले हमारा संविधान बनने लगा, और वो भी क्यों बनने लगा।
ब्रिटेन ने, जो कि हमारे ऊपर इतने सालों तक इन्होंने शासन किया, उसके बाद भी इन्होंने खुद एक कमेटी भेजी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और उस कैबिनेट मिशन ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करवाई और हमारे ही देश में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। आखिर ये नौबत पहुंची कैसे, ये नौबत आई कैसे, ये सारे समीकरण कैसे बने, आपस में लोग जुड़े कैसे, ये सब कुछ इन 3 साल की कहानी नहीं है, जबकि इसके पहले 15 साल की कहानी है। तो आगे बढ़ने से पहले उस टाइमलाइन पर, फैक्ट्स पर तो हर कोई आ जाता है, लेकिन फैक्ट्स से पहले आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए जिस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना होगा, इस कहानी की शुरुआत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी की जो शुरुआत है, यह होती है 1934 से। 1934 से पहली बार इस कहानी की शुरुआत होती है। 1934 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम था इनका? M.N. रॉय। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नाम आपको भूलना नहीं है। इस नाम से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक और आगे भी बनते रहेंगे। M.N. रॉय कौन थे दोस्तों? तो ये थे फाउंडर ऑफ, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी थी, फाउंडर ऑफ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना इन्होंने काफी पहले इससे करी थी 1925 में। यह हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे, M.N. रॉय, जिन्होंने संविधान की डिमांड करी थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत की इतनी भी बड़ी पार्टी नहीं थी कि ब्रिटिशर इस पार्टी की कुछ सुनते। हमारे देश में एक ही पार्टी जानी जाती थी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और वो थी कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में करी गई थी, तो उसी टाइम पर कांग्रेस ने अपने इरादे क्लियर कर दिए थे कि हम कभी भी वायलेंस का साथ नहीं देंगे, हम नॉन वायलेंस तरीके से आजादी की डिमांड करेंगे। और इतना ही नहीं, हमेशा हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स से बात करेंगे। यही कारण था कि आप जब भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखते हो तो कांग्रेस से ही ब्रिटिश हुकूमत हमेशा बात कर रही है। कांग्रेस भारत की वो पार्टी थी जिसके पीछे सबसे ज्यादा फॉलोवर थे भारत के एक, या फिर आप बोल सकते हो भारत की जनता का सबसे बड़ा तबका अगर सपोर्ट करता था तो वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था। जब M.N. रॉय ने डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन के 1934 में, तो भैया कांग्रेस ने जब यह बात सुनी तो कांग्रेस ने कहा, अच्छा, पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए हमें, इन 50 सालों में हमने खेत में बीज बोए, हमने खेत की जुताई करी, हमने हल चलाया, हमने सिंचाई करी, और आज जब खेत काटने की बारी आई तो CPI आ गई। मतलब करे धरे हम और काट के ले जाए कोई और फसल। तो कांग्रेस ने अगले ही साल क्या किया, 1935 में ऑफिशियल डिमांड रखी। क्या रखी? ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय कांग्रेस। ध्यान दीजिएगा, अब ये टाइमलाइन चलना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान की डिमांड करी? तो आपका आंसर होगा M.N. रॉय। जबकि आपसे पूछता है एक क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल डिमांड पहली बार कब करी गई, तो आपका आंसर होगा 1935 में करी गई। और किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा करी गई। और कांग्रेस के इस टाइम पे सबसे बड़े लीडर्स में से 2 लोग थे, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि आगे चल के 11 प्रोविंसेस के जब चुनाव होते हैं तो इन चुनावों के बाद एक भी प्रोविंस में जवाहरलाल नेहरू को बहुमत नहीं मिलता है। 11 के 11 प्रोविंसेस में लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनते हैं और लोगों की एक ही आवाज होती है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आके उनका कहना होता है कि जवाहरलाल नेहरू ही गद्दी पर बैठेंगे। सरदार तो हमारा सरदार है, वो लौह पुरुष है, वो देश को संभालने का काम करेगा, वो जवाहर की मदद करेगा। और महात्मा गांधी के इतना कहने पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो जो लेटर था जिसपे रिजल्ट अनाउंस हुआ था 11 प्रोविंशियल इलेक्शन का, वो लेटर
जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया था और उन्हें गले लगाकर कहा था कि नेहरू तुम ही देश के पहले प्रधानमंत्री बनोगे। अगर गांधी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। अब इसके बाद 1935 में जब कांग्रेस ऑफिशियल डिमांड करती है तो कांग्रेस को यह भी समझ आ रहा है कि अगर हमारे देश का संविधान बनेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गोरे, मतलब ये ब्रिटिशर, ये खुद ही अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दे और ये जो हमारे ऊपर इतने सैकड़ों सालों से राज कर रहे हैं, आज अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहेंगे वो ड्राफ्ट कर देंगे। तो ऐसा ना होने पाए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में 2 साल के बाद एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था सेल्फ रूल मूवमेंट। सेल्फ रूल मूवमेंट। इस टाइमलाइन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। संविधान ऐसे ही नहीं बन गया एक दिन में। बात आ गई समझ? अब ये जो सेल्फ रूल मूवमेंट चलाया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसके पीछे का मेन उद्देश्य यह था कि इनका कहना था कि भारत भारतीयों का है और भारत पे शासन भारतीयों का ही होना चाहिए, भारत का संविधान भारतीयों के ही द्वारा बनाया जाना चाहिए। नाम से ही आप समझ जाइए, इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया था सेल्फ रूल मूवमेंट। इसमें इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस को बहुमत मिलता है। भारत के सबसे ज्यादा प्रोविंसेस में कांग्रेस की ही सरकार चुनी जाती है। इतनी बात यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी का कोई वर्चस्व का प्रभाव ना पड़े, जिसके ऊपर कोई फोर्स ना अपना अप्लाई कर पाए। मतलब एक ऐसी संवैधानिक सभा बननी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से भारत का संविधान बनाए, जिसमें ब्रिटिशर नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1938 में क्या हुआ? डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू। इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब भैया ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद 1939 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा। केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। इस टाइम पर दोस्तों जर्मनी का एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? एडोल्फ हिटलर। दिमाग से एकदम सटका हुआ। पूरे दुनिया में एडोल्फ हिटलर को सबसे बड़ा देशभक्त कहा गया है। पता है क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर बोलता था, उसका यह मानना था जर्मनी के तानाशाह का, कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही देश होना चाहिए और वो देश जर्मनी है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही झंडा होना चाहिए और वो झंडा जर्मनी का होना चाहिए। यह मानना था एडोल्फ हिटलर का। इसी वजह से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिस्टोरियंस ने इतिहास का सबसे बड़ा देशभक्त किसे कहा है? तो आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। और इसी पागल आदमी ने 1939 में पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब पोलैंड पे आक्रमण हुआ तो यहीं से शुरुआत हुई किसकी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। किसकी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। द्वितीय विश्व युद्ध यहां से शुरू हो गया और इसी में जर्मनी का साथ दिया एक और तानाशाह हुआ करता था, वो था इटली का तानाशाह जिसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। क्या नाम था? बेनिटो मुसोलिनी। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। ये युद्ध कहां से स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जर्मनी का जो डिक्टेटर था, तानाशाह था, ये कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। और इसी टाइम पर इटली का एक तानाशाह था जिसका नाम क्या था? बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी भी एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं था, यह भी इसी विचारधारा का था। ये कुछ भी कर सकते थे। ये ऐसे डिक्टेटर थे कि ये लाशों के ऊपर चल सकते थे और चले भी है अपने देश के लिए।
उसके लिए इंसानियत चाहे शर्मसार हो जाए, उसके लिए कितनी भी हैवानियत करनी पड़े, ये दोनों करने को तैयार थे। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक तरफ जर्मनी का जहां पर साथ दे रहा था इटली, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूएसएसआर, और इन सब का साथ दिया किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटिशर हमारे देश में राज तो कर रहे थे, लेकिन 1939 में ब्रिटिशर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कूदे। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फ्रंट टू फ्रंट हुआ, तो यहां पर जो ब्रिटिश सैनिक थे, लगातार उनकी कैजुअलिटीज होने लगी, लगातार उनकी संख्या मरने वालों में तब्दील होने लगी। तब ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि भैया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अगर कैजुअलिटी हो रही है, तो हमारे लोगों की कैजुअलिटी क्यों हो? भारतीय है ना मरने के लिए। इन भारतीयों के ऊपर इतने सालों से हम राज कर रहे हैं, ये मरने के लिए हैं। इनको छोड़ देते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फ्रंट में। और इसी वजह से 1940 में कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव लाया गया, 1940 के अगस्त के महीने में। इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर में कांग्रेस को बोला गया कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप भारतीयों से ये ऐलान करिए या भारतीयों से ये रिक्वेस्ट करिए कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दे, ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, और इसके एवज में हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस को ब्रिटिश हुकूमत की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, 1940 के बाद 1942 इंपॉर्टेंट है। 1942 में एक और घटना घटी। 1942 में एक और अटेम्प्ट मारा गया। ब्रिटेन से एक और मिशन भेजा गया, मतलब एक कमेटी भेजी गई जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या नाम था? क्रिप्स मिशन। इसका नाम क्रिप्स मिशन इसलिए है क्योंकि इसका जो हेड था, जो इसका मेन अधिकारी था, उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियंस भी था। जब स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आया क्रिप्स मिशन को लेकर, तो इसने कांग्रेस के सामने एक फुल कॉरपोरेशन की डिमांड रखी। इसने कहा कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा हर तरीके से साथ दीजिए, आप हमारा पैसे से साथ दीजिए, आप हमारा मैन पावर से साथ दीजिए, आप भारतीयों को फुल कोऑपरेट करने के लिए बोलिए, हमारी इंडस्ट्रीज को यहां पर चलाने में मदद करिए। हम आपसे वादा करते हैं जिस दिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा, हम कांग्रेस को सत्ता सौंपेंगे। अब ऐसे में महात्मा गांधी ने बोला कि भैया क्रिप्स बाबू, तुम कितने बड़े सच्चे हो ये हमें पता है, तुम हो एक नंबर के झूठा आदमी। महात्मा गांधी ने कहा, हम आपकी बात का भरोसा नहीं कर सकते, आप जिस तरीके से भारत में राज कर रहे हो, हम आपके ऊपर बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते। और महात्मा गांधी ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के इस ऑफर को क्या नाम दिया? महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू, यह ऑफर कैसा है? यह ऑफर पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक। इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा? जैसे आज मान लीजिए 6 तारीख है, 6 अक्टूबर को किसी आदमी ने आपको 10 लाख का चेक दिया और इस पे पोस्ट डेट डाल दी। पोस्ट डेट का मतलब 6 नवंबर की डेट डाल दी। अब आप 6 नवंबर से पहले इस चेक को लगा नहीं सकते बैंक में। 6 नवंबर को आप जब बैंक में लगाने गए, उसने अभी तो आपकी बोलती बंद कर दी। 10 लाख का चेक देके उसने कहा दे दिया आपको पैसा। आप जब 6 नवंबर को चेक लगाने गए तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्रिप्स मिशन को, कि भैया तुम्हारी बात का क्या भरोसा, अभी हम तुम्हें फुल कॉर्पोरेशन दे दें और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म होगा तो तुम अपनी बात से मुकर गए तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जो कि 1942 में था। हेलो, हाँ कुछ नहीं, नहीं, बस टाइमलाइन है, उसके बाद तो पीपीटी पे ही स्विच कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है।
जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, बस मैं टाइमलाइन आपको इस टाइम पे समझा रहा हूं। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आ जाऊंगा तुरंत सारी चीजें आपको हिंदी में भी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी में नहीं है, सारी पीपीटीज ही हिंदी में ही है और इंग्लिश में। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही है। बस मैं टाइमलाइन, अब टाइमलाइन में अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखूंगा तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, तो बस मैं आपको टाइमलाइन समझा रहा हूं जिसके लिए मैं हिंदी अंग्रेजी में लिख रहा हूं। चलो मैं हिंदी में भी इसमें बीच बीच में लिख दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी में ही बोल रहा हूं। मेरी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, चीजें आपको समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। तो हम लोग कहां थे? हाँ, पोस्ट डेटेड चेक इसको बोला गया 1942 में। अब इस टाइम पर जस्ट एक साल पहले 1941 में, अब यहां पर जर्मनी और इटली दोनों मिलकर अमेरिका को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। दोनों ही लगे हुए थे। आपको पता है एडोल्फ हिटलर ने कभी शादी नहीं करी थी, लेकिन एडोल्फ हिटलर की एक प्रेमिका थी, एक लड़की थी जिससे एडोल्फ हिटलर प्यार करता था। और उससे एडोल्फ हिटलर ने यह वादा किया था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे ही साथ रहूंगा। और एडोल्फ हिटलर ने करके दिखाया था। इतना बड़ा डिक्टेटर होने के बाद भी इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब पैसा आता है किसी के पास, रुतबा आता है, तो उसके साथ साथ अय्याशी भी आती है। लेकिन एडोल्फ हिटलर के साथ ऐसा नहीं था। तभी तो बोलते हैं वी रीड हिस्ट्री, वी टीच हिस्ट्री, बट वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सीखते उससे कुछ नहीं है। सीखने की बात तो दरअसल यह है कि हर एक व्यक्ति से आप सीख सकते हो। वो अपनी माशूका के लिए बहुत लॉयल था। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के टाइम पे ही 30 अप्रैल 1945 का वो दिन था जिस दिन एडोल्फ हिटलर को गिल्ट फील हो रहा था कि उसने लाखों लोगों को मार दिया। और यह वो दिन था जिस दिन उसने सबसे पहले उसका एक कुत्ता था पालतू, उसको मारा। उसके बाद अपनी जो मंगेतर थी, या आप बोल सकते हो उसकी लवर थी, उसको उसने जहर दिया। और उसके बाद खुद को उसने शूट कर लिया। अब ये वो टाइम पीरियड था 1941 जब जर्मनी और इटली दोनों अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहे थे भयंकर तरीके से। और ऐसे में एक छोटा सा देश जो ये चाह रहा था कि मैं भी उछल उछल के मारूं, जैसे स्कूल में लड़ाई नहीं हो जाती है, जब स्कूल कॉलेज के बाहर लड़ाई होती है तो दो एक दूसरे में गुत्थम गुत्ती कर रहे होते हैं। एक जो बिल्कुल छोटी हाइट का होता है वो भी उछल उछल के चाहता है कि मुझे भी फुटेज मिले। तो भैया ऐसा ही एक देश था जापान, और वो बन रहा था बहुत हीरो। जापान ने कहा हम भी दिखाएंगे। जब जर्मनी और इटली है तो जर्मनी और इटली की ही तरफ से जापान था। जापान ने कहा अब हम भी हीरोगिरी दिखाएंगे। और जापान ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया। अमेरिका का पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाई। क्या नाम है? हवाई। और हवाई का जो पोर्ट है इसका नाम है पर्ल हार्बर। क्या नाम है? पर्ल हार्बर। 1941 में हवाई में पर्ल हार्बर पोर्ट जो है उस पे जापान ने एक टॉर्पीडो अटैक किया जिसका नाम था टोरा टोरा टोरा। क्या नाम था? टोरा टोरा टोरा। यहां का टोरा मतलब है टॉर्पीडो से। इस टॉर्पीडो अटैक के अंदर पूरा पर्ल हार्बर जापान ने तबाह कर दिया। आप यह समझ लो यह वो टाइम था जब हवाई में जितने भी नेवल शिप थे वो सारे डुबा दिए थे जापान ने, सारे डुबा दिए थे। और इस टाइम पर अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रोसलवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रोसलवेल्ट। उसने पूरे दुनिया में पॉलिटिकल मंच पे खड़े होकर यह कहा था कि जापान ने आज जो अमेरिका के साथ किया है, जापान का वो हश्र करूंगा एक दिन कि पूरी दुनिया देखेगी और कांपेगी अमेरिका से। उसने ये इसी टाइम पे कह दिया था कि ऐसा हश्र करूंगा जापान का कि पूरी दुनिया देखेगी और हमेशा याद रखेगी। और इसी एवज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जाके कहां खत्म होता है? अमेरिका ने
6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान में दो जगह पर बॉम्ब गिराए। 6 अगस्त 1945 को जापान की एक जगह है जिसका नाम है हिरोशिमा, और 9 अगस्त को एक जगह है जिसका नाम है नागासाकी। इन दोनों जगह पर बम गिराए और इन दोनों बम का नाम भी पूछा जाता है। हिरोशिमा में जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। इन बॉम्ब्स का रेडिएशन इतना था कि आगे आने वाले 40 से 50 सालों तक जापान में जितनी भी औलादें पैदा हो रही थी, मैक्सिमम विकलांग पैदा हो रही थी। अगर विकलांग नहीं है तो मेंटली फिट नहीं है। जब यह बॉम्बिंग हुई थी तो ये दोनों शहर के शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो गए थे, और यह हश्र देखने के बाद यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ और अमेरिका एक सबसे बड़ी पावर के रूप में उभरा। या आप बोल सकते हो अमेरिका उस टाइम पे सुपर पावर कंट्री के रूप में बन के उभरा। हालांकि ब्रिटेन भी अमेरिका की तरफ था, लेकिन हमेशा याद रखना, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं, लेकिन कई बार जीते हुए बाजीगर भी हार जाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको जीता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो इंटरनली भी जीता हो। सेम कहानी ब्रिटेन के साथ थी। ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड को तो जीत गया था, लेकिन ब्रिटेन से ज्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ था। यह वही ब्रिटेन था जिसने दुनिया के 64% देशों पर राज किया है। यह वही ब्रिटेन है जिसमें बोला जाता था कि ब्रिटिश फ्लैग जो है इसके सामने कभी सूर्य नहीं डूबता, क्योंकि कारण यह था कि दुनिया के इतने देशों पर इनका राज था कि एक जगह पर दिन हो रहा होता था तो दूसरे जगह पर रात हो रही होती थी, दूसरे पर रात हो रही होती थी तो उधर दिन हो रहा होता था। तभी बोला जाता था कि ब्रिटिश अंपायर में कभी भी सूर्य नहीं डूबता है। और उसी देश की हालत सबसे बुरी हो रखी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। केवल एक जीत का तबका लगा हुआ था कि हां जीत गए वो वर्ल्ड वॉर। 1939 से लेकर 1945 तक यह वो देश था जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चाहे मॉनिटरी टर्म की बात करें, इनका जितना भी पॉलिटिकल खजाना था सब खाली हो गया। सबसे ज्यादा लोग इनके फ्रंट में मारे गए, 13 लाख लोगों से ज्यादा मारे गए। और अब इनके सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद अमेरिका ने फैसला लिया कि भैया अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस। क्या नाम होगा? यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर कंट्रीज वही बनाए जाएंगे जिनकी इमेज एकदम क्लीन होगी। अब ब्रिटेन को इसका मेंबर भी बनना था यूनाइटेड नेशंस का, और ऐसे में क्या किया, ब्रिटेन ने तुरंत यह फैसला लिया अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनको जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिला भारत को। यह बिल्कुल सच्चाई है, अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना होता तो भारत इतनी जल्दी आजाद ना होता। शायद हमें 10-15 साल और लग जाते, 20 साल भी लग सकते थे। 1960 या 65 तक हमें शायद आजादी मिलती। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हमें सबसे बड़ा फायदा मिला। तो यह टाइमलाइन था जहां से हम यहां तक पहुंचे, और यहीं से ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग भारत में आए थे। ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम ध्यान रखना। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? एक तो वही आदमी आया था जो 1942 में आया था, जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इनके पॉलिटिशियन थे। दूसरा एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा जो आदमी आया था इसका नाम था पथिक लॉरेंस। पथिक लॉरेंस। और इन तीनों में जो हेड था इसका
नाम पथिक लॉरेंस था। तो 3 लोगों का एक मिशन आता है भारत में, या बोल सकते हो 3 लोगों की एक कमेटी आती है भारत में, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन और जिसका हेड था पथिक लॉरेंस। इनको यह जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है भारत में कि आप जाओ भारत में और भारत को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करने की जितनी भी ऑफिशियल प्रक्रिया है उसको पूरा कराओ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं? सॉर्टेड है? सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं? सॉर्टेड है? ये कौन है भाई? रिस्क का कहना है फीस देने के बाद भी फ्री में पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है, ये डेमो क्लास है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए डेमो क्लास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? डन है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेन मुद्दे पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत के संविधान को बनाने के लिए संवैधानिक सभा का गठन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक सभा। अब संवैधानिक सभा का गठन किया जाता है, इसी सभा में जितने लोग हैं वही भारत का संविधान बनाने का काम करेंगे। ठीक है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 389 मेंबर थे। कितने? 389, 389 मेंबर थे। और 389 में से ये 3 तरीके से क्लासिफाइड थे। 292 मेंबर, 93 मेंबर और 4 मेंबर। ठीक है? 292 मेंबर, 93 मेंबर और 4 मेंबर। ये किस तरीके से बटे थे? इस टाइम पर हमारे देश में राज्य नहीं हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यूपी। उस टाइम पर हमारे देश में ऐसे राज्य नहीं हुआ करते थे। हमारे देश में प्रांत हुआ करते थे जिनको प्रोविंस कहा जाता था, और ये काफी बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। जैसे मैसूर एक प्रांत था, हैदराबाद एक अलग था, कश्मीर एक अलग था, इस तरीके से। और इन प्रांतों में भी जो बड़े प्रांत हुआ करते थे उनको कहा जाता था गवर्नर प्रोविंस, और जो छोटे प्रांत हुआ करते थे उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। मेरी बात ध्यान रखना, हमारे देश में जो प्रांत हुआ करते थे उनको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया था। एक जो बड़े प्रांत जिनको गवर्नर प्रोविंस कहा जाता था, और जो छोटे प्रांत हुआ करते थे उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। बड़े जो प्रोविंस थे उनका हेड गवर्नर हुआ करता था, जिसको ब्रिटिश अथॉरिटी अपॉइंट करती थी, इसी वजह से इनको गवर्नर प्रोविंस कहते थे। और छोटे जो प्रोविंस हुआ करते थे उनकी कमान होती थी चीफ कमिश्नर के हाथ में, इसी वजह से उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। तो जो ये 292 मेंबर आए थे, ये 292 मेंबर कहां से आए थे? दे वर इलेक्टेड, मतलब चुने गए थे, इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंस। 11 गवर्नर प्रोविंस। हिंदी में अगर बात करें तो 11 गवर्नर प्रांत से चुने हुए थे ये। ठीक है? ये 292 मेंबर 11 गवर्नर प्रोविंस से चुनकर लाए गए थे। उसी तरीके से ये जो 4 मेंबर थे ये कहां से लाए गए थे? तो ये आपके छोटे प्रांतों से थे जिनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। तो दे वर इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें भी ये जो 4 प्रांत थे इनके बारे में हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन से हुआ करते थे? तो इसको याद रखने का तरीका है ABCD। सीधे आप क्या ध्यान रखोगे? ABCD इसको याद रखने का तरीका है। तो ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान,
बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। सिंपल है, अब ध्यान रख लोगे आप। 4 कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन से थे? ए बी सी डी। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग। कुर्ग कहां आता है? कर्नाटक में आता है। और यहां पर यह अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जाना जाता है, यहां पर हाथी बहुत सारे हैं। और डी फॉर दिल्ली। ये छोटे प्रोविंस हुआ करते थे जहां से ये लोग आए थे। अब भैया ये 93 कहां से थे? अब यहां पर भी देखो, जब ब्रिटिश हुकूमत ने ये अनाउंस किया कि अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो सबसे ज्यादा खुश पता है कौन लोग हुए? भारत के प्रांतों के राजे महाराजे। जितने भी राजे महाराजे थे ये बहुत खुश हो गए। इन्होंने कहा वाह, अब भारत आजाद हो रहा है और हम फिर से राजा बनेंगे। मतलब अभी पिछले 300 सालों से जी हुजूरी करते आ रहे थे ब्रिटिश हुकूमत की, गोरों की जी हुजूरी किया करते थे, जितना लगान बोलते थे उतना लगान वसूलते थे। ये राजे महाराजे हम भारतीयों किसानों का पर ही अत्याचार करते थे, उनसे ही वसूली करते थे। कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था। और अब जब भारत के आजाद होने की बारी आ रही है तो ये सारे राजे महाराजे एकदम खुश हो गए, क्योंकि अब भारत आजाद हो रहा है और हम फिर से राजा जी, हम बाबू जी बन जाएंगे फिर से, और राजा जी कहलाएंगे और जनता के ऊपर शोषण करेंगे। इस जनता को फिर से गुलाम बना के रखेंगे। फिर से वही दौर आएगा, हम राजा बाकी सब हमारी प्रजा। अब ऐसे में एक आदमी थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सब को बुलाया, जितने भी राजे महाराजे थे, इन सब के साथ मीटिंग करी और सबको एक ही साथ बैठाया। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ऐसा है राजा जी, अब आपकी राजागिरी नहीं चल पाएगी। आप राजा कभी थे, अब आपकी राजागिरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब भारत में आ रहा है संविधान। सारे राजा महाराजा जितने थे सब मुंह नाक बनाने लगे, सबकी बहुएं सिकुड़ने लगी। ये क्या बात कर रहे हैं, हम राजा नहीं रहे। वैसे भी राजाओं को अगर आप सीधे बोल दो अब आप राजा नहीं रहोगे तो कैसा फील करेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि अब आपकी राजागिरी नहीं चल पाएगी, आपके पास है केवल 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, या तो आप सम्मान के साथ हमारे साथ आ जाएं और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो संविधान बनाया जा रहा है उस संविधान को बनाने में मदद करें, जिससे कि आप देश के निर्माण में भी मदद करेंगे और जनता के बीच में आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप हमें मना कर दो तो फिर इंडियन आर्मी अब आपके ऊपर आक्रमण करेगी और हम जबरदस्ती आपके प्रोविंसेस छीनकर यूनियन में मिला देंगे, मतलब भारत बनाने में मदद करेंगे। पहले तो बिल्कुल ना नुकुर करी गई, लेकिन उसके बाद जितने भी राजे महाराजे थे उन्हें समझ आ गया कि इज्जत इसी बात में है कि चुपचाप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ जाओ, नहीं तो अगर आक्रमण हुआ तो जो बची खुची इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। तो आखिरकार धीमे धीमे करके सारे राजे महाराजे माने और इनको क्या किया गया, नॉमिनेट करके लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये जो 93 मेंबर्स थे, देवर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर हो रही है बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को क्लियर है? संवैधानिक सभा बन चुकी है, संवैधानिक सभा के मेंबर भी कहां कहां से आ रहे हैं यह भी आपको पता लग चुका है। आगे की जो कहानी है यह कल की क्लास में बढ़ेगी और कल की क्लास में जाकर यह पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी बहुत कुछ है इसमें। मैंने कहा ना, इस 0 टू हीरो बैच में कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा कि ऊपर ऊपर तरीके से निकल जाए। इस 0 टू हीरो बैच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज के हिसाब से अपडेटेड यह बैच है, ऐसा अपडेटेड बैच ही नहीं है इस टाइम पर। और हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारी पीपीटीज हिंदी में ही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 पीपीटी है, सारी हिंदी में है। मैं लेकर ही आया हूं, लेकिन आज आपको टाइमलाइन पढ़ा रहा था केवल, और टाइमलाइन पढ़ाने की वजह से वो मैं इंग्लिश में ही लिख रहा था। ओके,
तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी और ये टॉपिक खत्म होगा। आज हम लोग टाइमलाइन को पढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंच चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, संवैधानिक सभा बन गई है। अब इसमें भी काफी अभी दिक्कत आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तब जाके हमारा संविधान बनेगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन में। और इस ऐप में ये जो बैच है ये 0 to हीरो बैच है, जीएस स्पेशल, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। 3 अक्टूबर को सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। मेन पहली क्लास आज ही है, 2 साल की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस है, बाकी सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं। लॉन्चिंग के टाइम पे मैं आपको बता चुका था। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहीं पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास आप वाईटी पर इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये डेमो क्लास है। कल की भी क्लास डेमो क्लास के रूप में आप देख पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप डेमो क्लास के रूप में नहीं देख पाएंगे। 2 क्लासेस मैं आपको डेमो दे रहा हूं इसके लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। कल सेम टाइम पे यहां पर मुलाकात होगी।